ओके, गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। अंकित पटेल मास्टर्स क्लास पर आपका स्वागत है। एनसीईआरटी मास्टर क्लास। आज जो कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स के लिए जो एक टॉपिक है हिंदी से उठाया गया है। हिंदी भाषा को तो हम लोग कहने को तो बहुत सरल कहते हैं, लेकिन रीजन ये है कि हिंदी को समझना बहुत ही एक टफ वर्क है, कठिन काम है। जैसा कि हम लोग सब जानते हैं कि कोई भी भाषा हो दुनिया की, चाहे वो हिंदी हो चाहे वो इंग्लिश हो, वर्णों से बनी होती है। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले जब छोटे थे एलकेजी क्लास में, तो एलकेजी क्लास में हम लोग क्या करते थे, हमारे टीचर्स जो थे, शिक्षक हमारे गुरु, हमें एबीसीडी सिखाते थे। हिंदी की बात करते तो वर्णमाला सिखाते थे, छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी एक्सेट्रा, ये वर्णमाला सिखाते थे। तो आज के क्रम में यहां से क्वेश्चन उठाने बंद हो गए। बहुत दिनों तक, लगभग में 2008 तक के एग्जाम जो हुए हैं कॉम्पिटिटिव की अगर बात करें, 2008 तक के जो एग्जाम हुए हैं, उन एग्जाम्स में आपसे पूछा गया वर्णमाला से रिलेटेड नॉर्मल क्वेश्चन। लेकिन 2008 के बाद का जो क्रम आया उसमें क्या हुआ, अब आपसे नॉर्मल क्वेश्चन नहीं पूछता है। एग्जामिनर बहुत ज्यादा स्टैंडर्ड हो चुका है, आपसे नॉर्मल क्वेश्चन बिल्कुल नहीं पूछता है। अगर आप लोग ऐसा सोच रहे हैं तो बिल्कुल गलत है। तो आज एनसीईआरटी मास्टर के साथ सीखेंगे वर्णमाला को बिल्कुल बेसिक से और डीपली, एक एक पॉइंट को क्लियर करते हुए चलेंगे। डियर फ्रेंड्स, इस लाइव वीडियो में आप लोग देखते रहिएगा कि वर्णमाला को कैसे कैसे हम लोग तोड़ेंगे एक एक क्रम में और कैसे पढ़ेंगे। आप लोग जितने भी लोग लाइव जुड़े हुए हैं अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, क्लास को जल्द से जल्द ज्वाइन कर लें। और आप लोगों के जो कमेंट हैं, अभी मैं अकेला हूं तो रीड नहीं कर पा रहा हूं, जैसे ही बाद में रीड करूंगा आपकी कोई भी प्रॉब्लम होगी तो उसको रिजॉल्व करने का प्रयास करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वर्ण विचार। तो सबसे पहला जो हमारा आज का टॉपिक है वो है वर्ण विचार। आप जब भी कभी कहीं कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाते होंगे, कोचिंग वाले क्या करते हैं, तुरंत वर्णमाला को स्टार्ट कर दिया, स्वर ये होता है, व्यंजन ये होता है, सब कुछ वहीं से बताना स्टार्ट कर देते हैं। आज हम पढ़ेंगे कि वर्ण क्या होते हैं, आखिर इनके बारे में हम अंडरस्टूड हैं तो कैसे हैं। हमें पता है छोटा बड़ा एबीसीडी वर्ण होते हैं, हिंदी भाषा में छोटा बड़ा ज्ञा ज्ञानी तक होते हैं, लेकिन कैसे होते हैं इसके बारे में आज जानेंगे। देखो, जैसे हिंदी में जब कोई हमारा भावार्थ वाला वाक्य होता है तो उसकी एक सीरीज होती है। जैसे कि इंग्लिश में जब भी हम कोई सेंटेंस रखते हैं तो क्या होता है, सेंटेंस का मेन मतलब ये होता है कि सेंटेंस को मीनिंगफुल बनाना। ऐसे ही हम हिंदी में जो सेंटेंस बनाएंगे वो भी मीनिंगफुल होना चाहिए। जैसे कि मैं आपसे बोलूं, राम मैं घर और हूं जाता, अगर बोलूं ये आपसे तो कहेंगे सर पगला गए हैं क्या, ये गलत सेंटेंस कैसे बोल रहे हैं। हाँ मेरे बच्चे, ये गलत है, हमें भी पता है गलत है, लेकिन हमने इन वर्ड्स को क्या करना है, इन वर्ड्स को एक सिस्टम में लगाना है जिससे कि हमारा जो सेंटेंस है वो मीनिंगफुल हो जाए। अब एक बात सोचिए जरा, अगर आप लोग माइंडली स्ट्रेस में रहते हैं तो पूरे दिन कोई काम नहीं होता ढंग से, है ना। अगर वही आप हैप्पी हैं और स्टार्टिंग से हैप्पी है, मतलब मॉर्निंग से हैप्पी हैं और इवनिंग तक आपका डे हैप्पी होता है, क्यों? क्योंकि वहां पर एक पॉजिटिव वे आपके साथ जुड़ा हुआ, एक मीनिंगफुल डे जुड़ा हुआ है। ऐसे ही हम अगर सेंटेंस को अपने मीनिंगफुल कर दें तो क्या होगा, सेंटेंस की में एक ट्रांसपेरेंसी आएगी जिससे हम किसी के सामने बोलने में हिचकिचाएंगे नहीं। और जब बोलेंगे, जब बोलेंगे हम मीनिंगफुल सेंटेंस, जब हमको सीरीज पता होगी तो देखिए कैसे होता है।
किसी भी सेंटेंस में सबसे पहले आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि सेंटेंस को सही क्रम में क्या लिखेंगे। सब लोग बता देंगे, छोटा सा सेंटेंस है। जैसे कि ये हमने वाक्य लिख दिया, तो वाक्य सबसे बड़ी यूनिट होती है। इस बड़ी सी यूनिट के बाद भाई जब घर में कोई बड़ा है तो जाहिर सी बात है उससे कोई ना कोई तो छोटा होगा। अगर सिंगल है तो डजंट मैटर, लेकिन अगर बड़ा है तो मेरे कहने का मतलब ये कोई ना कोई तो छोटा होगा। तो उसके बाद आता है उपवाक्य। क्या आता है? उपवाक्य। देखिए समझते चलिएगा एक एक बात को। कोई प्रॉब्लम हो तो बताइएगा जरूर, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं बाद में सारे कमेंट रीड करके सारे आंसर दूंगा, ठीक है। अभी कोशिश कर रहा हूं कि देख सकूं आपके कमेंट, लेकिन अगर हो सका तो देखेंगे, नहीं हो सका तो आपके बाद में आंसर आ जाएंगे। तो उपवाक्य के बाद में आता है मेरे बच्चे उपबंध। क्या आता है? उपबंध। अब देखो, उपबंध नहीं बोलेंगे हम, इसको पदबंध बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पदबंध बोलेंगे। अब पदबंध अगर बड़ा है तो उससे भी कोई ना कोई छोटा होगा, तो क्या होगा? पद होगा। क्या होगा? पद। अब पद से छोटा क्या होता है? अक्षर होता है, और अक्षर के बाद क्या होता है? वर्ण होता है। यही तो सीरीज है हमारी। तो अगर हम इस सीरीज पर चलेंगे तो हमारे सारे के सारे सेंटेंस एकदम क्लियर रहेंगे। वहां पर हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, नॉट अ सिंगल प्रॉब्लम। दिस इज माई प्रॉमिस। एक एक बात आपको सिखाऊंगा। आप मास्टर क्लास को देखने के बाद आपको यह बिल्कुल लगेगा ही नहीं कि वर्णमाला में कहीं पर दिक्कत है। ये गारंटी है हमारी। बिल्कुल देखिए कैसे हमने बताया। चलो छोटे से चलते हैं। घर में कोई सबसे पहले छोटा होता है, फिर उसके बाद वो बड़ा होता जाता है, बाकी लोग छोटे होते जाते हैं। तो हम छोटे से स्टार्ट करते हैं। हमने बताया कि सबसे छोटी इकाई वर्ण है। तो आप लोग अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि जो वर्ण है भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। पिछली बार यूपी पुलिस में और यूपी टीईटी में डायरेक्टली क्वेश्चन आपसे पूछा, क्या भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? मेरे बच्चे कुछ दिमाग नहीं लगाना है, इस सीरीज को केवल याद रखना है। आपको 1 नंबर यहां से गेन होने वाला है, प्रॉमिस है इस बात का। 1 नंबर आप भूलेंगे नहीं बिल्कुल। तो वर्ण सबसे छोटी इकाई होती है। इसके सामने हम लिख लेंगे न्यूनतम इकाई होती है। कौन सी इकाई होती है बोलो? न्यूनतम इकाई होती है वर्ण। और इस क्रम में हम इस वर्ण को एक और नाम देते हैं जिसका नाम होता है ध्वनि। क्या नाम होता है? ध्वनि। तो अब ये भी बात हम कह सकते हैं कि ध्वनि भी क्या होती है? भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, मतलब सबसे स्टैंडर्ड यूनिट होती है। कौन सी? ध्वनि होती है। बात समझ गए? चलिए आगे चलते हैं। तो ध्वनि अगर हम देखें, जैसे कि छोटा बड़ा जब आप बोलते हैं, जैसे बच्चा छोटा होता है घर में, है ना? तो जब बच्चा छोटा होता है तो वो बेबी क्या करता है? जैसे ही उसके मुंह से उसका ये वोकल कार्ड, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ये वोकल कार्ड को क्या बोलते हैं बोलो? वोकल कार्ड। यहां पर जो है, जो जहां से आवाज निकलती है, स्वरतंत्री बोलते हैं हिंदी में। क्या बोलते हैं? स्वरतंत्री। अब जैसे ही बेटा ये स्वरतंत्री से ध्वनि निकलती है तो क्या होता है बताइए? स्वरतंत्री से जब ध्वनि निकलती है तो सबसे पहले स्मॉलेस्ट वर्ड निकलते हैं, सबसे छोटा वर्ड निकलता है। वो क्या करता है? आ, 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 ऐसे करना स्टार्ट करता है छोटा बच्चा। मतलब क्या है? वो वर्णों का उच्चारण के क्रम में अभी सबसे छोटे आर्डर पर। अब जैसे बड़ा हो जाता है थोड़ा सा तो बोलता है माँ माँ माँ। सबसे पहला वर्ड, अब देखो एक बार ये भी क्वेश्चन कभी किसी एग्जाम में पूछा गया, सुनने में आया था बच्चों से ही, कि बच्चे की सबसे छोटी सबसे बड़ी शिक्षक कौन होती है? तो उसकी माँ होती है। ऑब्वियसली आप लोग जानते हैं कि बच्चे की माँ जो है सबसे बड़ी शिक्षक होती है। बचपन में जो काम टीचर कभी नहीं करवा सकता वो उसकी माँ करवाती थी। तो माँ जो है उसकी सबसे बड़ी शिक्षक है ना? तो इस क्रम में अगर हम देखें, माँ अगर सबसे बड़ी शिक्षक है तो माँ ने क्या सिखाया? बच्चे ने भी पहला वर्ड बोला माँ माँ माँ, लेकिन घर वाले क्या करते हैं? घर वाले बोलते हैं हाँ मामा बोल रहा है। मामा नहीं बोलता है, वो एक्चुअल में माँ वर्ड को ही रिपीटेशन में रखता है। जैसे कि बा उसने अगर बोलना सीख लिया तो क्या करता है? बा 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 बोलने लगता है। लोग यूं समझने लगते हैं, हम भी समझते हैं, उसमें से हमारी भी गिनती है कि वो बाबा बोल रहा है।
बट ऐसा नहीं होता है, आप लोग इस कंफ्यूजन में नहीं रहिएगा। वो क्या बोल रहा है, भाषा की सबसे छोटी इकाई। हमने क्या बताया, अगर घर में है कोई बड़ा तो बेटा सबसे छोटा, उससे तो छोटा कोई ना कोई तो होगा, तभी तो बड़ा बना वो। तो मतलब सबसे पहले वो छोटा ही रहा होगा, उससे बाद बड़ा हुआ, उसके बाद बड़ा, लोग आते गए घर में, सीरीज बनती गई और वो बड़ा होता गया। यही तो मैटर है। तो देखिए, वर्ण या ध्वनि कह सकते हो आपका क्या होता है, भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। क्या होती है, भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। अब आपसे यही पूछेगा, ध्वनि अगर है तो ध्वनि पर लगाइएगा, 100% प्रायोरिटी आप ध्वनि ऑप्शन को देंगे अगर ध्वनि है। अगर ध्वनि नहीं है इनकेस तो वर्ण होगा, तब इसको प्रायोरिटी देंगे, तब इस पर क्लिक कर देंगे। आई थिंक आप लोग ये समझ गए होंगे कि हम भाषा की सबसे छोटी इकाई वाले प्रश्न को किस तरह सॉल्व करेंगे। चलिए अब चलते हैं। अच्छा, सबसे छोटी बेटा वर्ण हो गई या ध्वनि हो गई, अगर सबसे बड़ी पूछ दे तो भाई कोई ना कोई तो बड़ा होगा, अभी यही बात बता रहा हूं मैं। तो सबसे बड़ी इकाई अगर पूछ दे भाषा की तो क्या होती है, वाक्य इज सबसे बड़ी इकाई। कौन सी है ये बेटा, सबसे बड़ी इकाई है, मतलब लार्जेस्ट यूनिट है। कौन सी, वाक्य। आप लोग इस बात को बहुत अच्छी तरह समझ गए होंगे कि क्या होता है वाक्य और क्या होता है वर्ण। चलिए अच्छा, अगर हम देखें कि वाक्य कैसे बना, अगर हम वाक्य को देखें, वाक्य कैसे बना, वाक्य को हमने क्या किया, सबसे पहले वर्णों को जोड़ा, पद को वर्ण जोड़कर पद बनाया, पद मतलब शब्द बनाया, और पद को वो जोड़कर पदबंध बना लिया, और उसी पदबंध से उपवाक्य बन गया, और उपवाक्य के बाद में वाक्य बन गया। मतलब जैसे आप इंग्लिश में डिफाइन करते हैं, जैसे कि मैं बोलता हूं राम इज गोइंग टू स्कूल, राम इज गोइंग टू स्कूल। तो बेटा एक बात आप बता दीजिए मुझे, इसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट ही ढूंढते हैं ना आप। आपसे जब कुछ ढूंढने को कहा जाता है, आप इसमें केवल सब्जेक्ट ढूंढते हैं और प्रेडिकेट बोल देते हैं, सर जो काम कर रहा है वो करता है, जो कि राम है, और बचा हुआ सारा का सारा सेंटेंस क्या है, प्रेडिकेट, मतलब क्या है, उपवाक्य है। यही तो बोलते हैं, ये पूरा का पूरा सेंटेंस था, मतलब वाक्य था, और इसमें राम जो है करता है और बचा हुआ क्या है, उपवाक्य है ना। अगर उपवाक्य को हम वाक्य से हटा दें तो होता क्या है, होता यह है, एक सेकंड रुकिए जरा व्हाइट बोर्ड साफ करना। होता क्या है, वाक्य में उसकी गरिमा खत्म होने लगती है। अब जब गरिमा खत्म हो जाएगी किसी चीज की, उसका अस्तित्व बचेगा, नहीं बचेगा। तो देखिए वाक्य जो होता है, हमें एक बात समझा कर जाता है कि वाक्य शब्दों से तो मिलकर बना है, लेकिन शब्द का अस्तित्व जो है वो वाक्य के बाहर होता है बेटा, वाक्य में कुछ नहीं होता है। शब्दों का अस्तित्व हमेशा वाक्य के बाहर होता है। अगर हमें कोई शब्द को वाक्य में अगर जोड़ेंगे तो वो क्या बन जाएगा, पद बन जाएगा। मैं कमेंट देख रहा हूं, एक आध लोगों के कमेंट आ रहे हैं, कुछ लोगों के, ओके सर, हेलो सर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप देखिए जो आप लोग ये देख रहे हैं सॉरी, वाक्य शब्दों में हम वाक्य को बोला प्रस्तुत करते हैं और उसके बाद क्या बनाते हैं, पद बनाते हैं। शब्दों को वाक्य में प्रस्तुत करके हम लोग क्या बनाते हैं, पद बनाते हैं। अब शब्दों को कैसे बनाया था, शब्दों को बनाया था हमने वर्णों को जोड़कर। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं अपना वर्णमाला, जो कि हमारा ये मेन टॉपिक है। क्या है, वर्णमाला। अब इस वर्णमाला को अगर हम देखें, हम अगर आपसे पूछें वर्णमाला के कितने भाग हैं, तो आप ऑब्वियसली बता देंगे कि वर्णमाला, अच्छा चलो सबसे पहले क्वेश्चन है वर्णमाला कहते किसे हैं। तो मैं बताता हूं वर्णमाला कहते किसे हैं। वर्णों के, यहां पर आप लोग नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, वर्णों के व्यवस्थित क्रम को, वर्णों के व्यवस्थित क्रम को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। देखिए क्या कभी आ बाद में आता है और ज्ञा पहले आ जाता हो, ऐसा हुआ, नहीं हुआ। ऐसा क्यों नहीं हुआ, चलो ये भी जान लेते हैं, ये भी जान लेते हैं ऐसा क्यों नहीं हुआ। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, कोई बताएगा नहीं, मैं बता दे रहा हूं आपको, ईमानदारी से बता रहा हूं, कोई बताएगा नहीं। किसी भी यूट्यूब वीडियो को आप देख लेना उठाकर, आपको ये बताएगा नहीं
कि ये क्रम में होता क्यों है। जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, सर ये होता क्यों है, सर ये पंखा चल क्यों रहा, सर एसी कैसे चलती है, ये बात उनके दिमाग में चलती रहती है, कहीं ना कहीं आप लोगों के भी दिमाग में चल रही होगी। तो चलो हम बताते हैं कि कैसे वर्णों के व्यवस्थित क्रम को हम वर्णमाला कहते हैं और ये व्यवस्थित क्रम होता क्यों। सबसे पहले छोटा सा वर्ण दिया गया आ, उसके बाद दिया गया बड़ा आ। क्या बड़ा आ से पहले कभी आया छोटा, सॉरी बड़ा आ पहले आया छोटा आ से, नहीं आया। ऐसे ही फिर चलते हैं का, फिर खा। अब देखो का जब आप बोल रहे हैं तो ऐसे लिख रहे हैं का प्लस आ, यही तो कर रहे हैं, यही तो कर रहे हैं। मतलब क्या है, इस का को बोलने के लिए हमें इसकी जरूरत पड़ी ना, तो जब इसकी जरूरत पड़ी बेटा तो ये वर्ड आपके पास होना चाहिए, तभी तो आप ये डिफाइन कर पाएंगे कि का और आ मिलकर का बनता है। बोलो बात समझ पा रहे हैं। तो देखिए जैसे कि आपने खा बोला तो मेरे बच्चे आपको पता था कि खा बोलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, खा और आ को जोड़ना पड़ेगा, तभी तो खा बोल पाएंगे। ऐसे ही अगर ये छोटा आ ना आया होता तो क्या होता, क्या बड़ा आ बना पाते आप, बोलो। जैसे कोई राम बोलता है आप तुरंत बता देते हैं कि उसमें बड़ा आ की सर मात्रा लगी है, आपको कैसे पता बड़ा आ की, हम कह रहे हैं बड़ी की लगी हुई है, नहीं मानेंगे ना, क्योंकि ये बड़ा आ जो क्या कर रहा है, ज्यादा मुंह फैला रहा है। मतलब कोई ऐसा वर्ड होगा जिसमें ज्यादा मुंह फैलता हो। भी वर्णों के प्रकार जब पढ़ेंगे तो सब पढ़ेंगे, मुख उच्चारण के आधार पर, मुख विवृत्त के आधार पर, सबके आधार पर पढ़ेंगे, जीवा के आधार पर, सबके आधार पर पढ़ेंगे। टेंशन मत लीजिए, एक सीरीज स्टार्ट करिए, आज ये पहला वीडियो है, नेक्स्ट वीडियो में आने तक पूरा वर्णमाला फिनिश करने वाला हूं। चल देखते हैं आगे देखिए, आगे देखिए, आगे भाई हम एक चीज नोट कर लीजिए, आप लोग एक चीज ये नोट कर लीजिए कि वर्ण जो स्वतंत्र रूप से उच्चारित किए जाते हैं, ऐसे वर्ण यहां पर लिख लेंगे। अच्छा चलो इसको बाद में लिखवा दूंगा मैं, अभी पहले समझ लीजिए आप लोग, मैं सारी चीजें नोट कर दूंगा, आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, मैं सारी चीजें नोट कर दूंगा, आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चल अब हमारा जो वर्णमाला है, ये वर्णमाला है, इस वर्णमाला में हमने दो पार्ट कर दिए, एक तो कर दिया स्वर और एक दूसरा कर दिया बेटा व्यंजन। कौन सा कर दिया, स्वर और व्यंजन। तो भाई स्वर क्या है और व्यंजन क्या है, ये ऑब्वियसली आप लोग जानते होंगे, क्योंकि 2008 तक सिर्फ और सिर्फ लगभग यहीं से क्वेश्चन आता था। इसके बाद जो है जब एग्जामिनर सोचा कि ये बच्चे तो बड़े होशियार हो गए हैं, सब कुछ पढ़ ले रहे हैं, तो चलो कुछ नया करते हैं। तो जब नया करने की उसने सोची तो भाषा के अंदर घुसने लगा। अब हम वही अंदर पढ़ रहे हैं ना, अंदर पढ़ेंगे और अंदर पढ़ेंगे और अंदर पढ़ेंगे, डीपली पढ़ते चले जाएंगे, जब तक हमें पूरा का पूरा वर्णमाला जुबान पे हमारी नहीं होगा तब तक मानेंगे नहीं। चलिए तो बात करते हैं स्वरों की, देखो, और व्यंजनों की। तो सबसे पहले स्वर क्या होता है, स्व। स्व का मतलब देखो, इसको हम थोड़ा सा, जब भी कभी आप लोगों को एक ट्रिक बता दे रहा हूं याद रखने की, कुछ भी आपको कुछ ना आ रहा हो, उसके बारे में पता ना चल रहा हो, तो आप लोग उसको संधि विच्छेद कर दे। संधि विच्छेद समझते ना, दो पदों में विभक्त कर लीजिए। अब जब पदों में उसको विभक्त कर लेंगे तो आपको क्या पता चल जाएगा, उसका मीनिंग पता चल जाएगा। देखना भी, स्व और र। स्व का मतलब स्वयं और र का मतलब अर्थ, जिनका अर्थ स्वयं में ही है, वो दूसरे की जरूरत नहीं पड़ती उनके लिए। मतलब ये क्या है, भाषा की एक स्वतंत्र इकाई है। आपसे क्वेश्चन कभी पूछ दे, सर भाषा की स्वतंत्र इकाई क्या होती है, तो आप तुरंत जवाब दे देंगे, स्वर जो है भाषा की सबसे स्वतंत्र इकाई होती है, ये स्वयं ही उच्चारित होते हैं, इनको बोलने के लिए किन्हीं अन्य वर्णों की जरूरत नहीं पड़ती। एक तो ये प्रश्न आपके सामने तैयार हो गया कि स्वर जो है भाषा की स्वतंत्र इकाई है। कौन सी है, स्वतंत्र। अब बात थोड़ी सी यहां पर व्यंजन की भी कर लेते हैं, हालांकि पढ़ेंगे बाद में। तो व्यंजन जो है, व्यंजन क्या होते हैं एक्चुअल में, व्यंजनों को बोलने के लिए स्वरों की जरूरत पड़ती है। किसकी, स्वरों की जरूरत पड़ती है। किसको बोलने के लिए, बोलो, व्यंजनों को बोलने के लिए। ऑब्वियसली हमें पता है कि हम
बिना स्वरों के व्यंजन को बोल ही नहीं सकते। कैसे? जैसे कि आपको क बोलना है तो देखो क अपने मन में सब लोग बोल के देख लीजिए, आ रहा है लास्ट में। जब हमें छोटे थे तो इसका जब अलग अलग करना बताया गया था, इसको संधि करना, संधि विच्छेद करना सॉरी, तो आप ऐसे ही लिखते थे ना, क और अ। क मतलब क और अ को मिलाकर क्या बना है? क्या बना है? क बना है ना। तो देखो एक स्वर है और उसके बाद व्यंजन लगा है, तो सबसे पहले कौन आया? स्वर आया, इसलिए हमने वर्णमाला में स्वरों को पहले स्थान दिया। और क व्यंजन, इसकी जरूरत पड़ी आपको, ये सबसे पहले इसलिए रखा गया क्योंकि जरूरत पड़ेगी तो हम यूज कर लेंगे। हम अपने घर में गेहूं क्यों स्टोर करके रखते हैं? कि जरूरत पड़ेगी तब उसको यूज कर लेंगे। खाना को क्यों स्टोर करके रखते हैं? कि बेटा बाहर से स्कूल से आ रहा होगा भूखा, कोचिंग पढ़ के आ रहा होगा, क्या कर लेगा? खाना खा लेगा, तो यही तो करेगा, बोलो। तो इसलिए हमने भी क्या किया, हमारे जो हिंदी भाषी भाषाविद थे उन्होंने वर्णों को इस क्रम में व्यवस्थित किया कि स्वरों को पहले स्थान दिया जो कि स्वतंत्र थे, और व्यंजन जो किसी पर डिपेंडेंट थे उनको बाद में स्थान। इतनी बात उम्मीद करता हूं आप लोग समझ गए। चलिए आगे अगली बात कर लेते हैं कि हम लोग स्वरों को कैसे डिवाइड करें। ये सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी बात है कि स्वरों को कैसे डिवाइड करेंगे। 1 मिनट के लिए आप लोग टाइम दीजिए, मैं जरा कमेंट देख लेता हूं। अच्छा ठीक है अच्छा कुल वर्णों की संख्या नहीं बताई। देखिए सर, जो कुल वर्ण होते हैं हमारी हिंदी भाषा में वो कितने होते हैं? बोलो, 52 होते हैं। कुल वर्ण कितने होते हैं? 52 होते हैं। उनमें से स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं। कभी 13 मत लगा के आ जाना, ये 13 दिया होता है, ये 13 जो दिया होता है ये पूरी तरह गलत होता है। कभी गलती से 13 मत लगा के आ जाना, ठीक है। तो स्वरों की संख्या हम कितनी हमेशा टिक करेंगे? 11 टिक करेंगे। अभी बता दूंगा कैसे, अभी स्वरों का नंबर आने वाला है, अभी स्वरों का नंबर आने वाला है। आप लोग टेंशन मत लीजिए बिल्कुल कि स्वरों को कैसे हम डिफाइन करेंगे, ये बात पता नहीं चलेगी, बिल्कुल पता चलेगी, अभी टेंशन मत लीजिए। अच्छा ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए भाई, स्वर, अब हम स्वरों को पढ़ने जा रहे हैं। देखिए स्वर हमारे पास, पहले स्वर जान लीजिए होते कैसे हैं। स्वर स्वयं में स्वतंत्र होते हैं, इनको बोलने के लिए किन्हीं अन्य वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, इनको हम बोलते हैं स्वर। अगर आपसे मेनली पूछा जाए सर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो आप यही बोलेंगे सर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। जिसको मालूम होगा, नहीं तो 2 बता देगा। पहला होता है ह्रस्व स्वर, पहला क्या होता है? ह्रस्व स्वर होता है, और अगला होता है दीर्घ स्वर, और अगला होता है कौन सा? बोलो, दीर्घ के बाद कौन सा आता है? प्लुप्त स्वर। देखो अब इनको डिफाइन भी कर देते हैं, थोड़ी सी इंक हल्की आ रही होगी आप लोगों को, लेकिन आई थिंक दिख रहा होगा वीडियो में, क्लियर आ रहा है। चलो, ये जो ह्रस्व स्वर है, दीर्घ स्वर है, प्लुप्त स्वर है। देखो ह्रस्व का मतलब होता है कम। क्या मतलब होता है? कम, या इनको लघु भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लघु भी बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं? मूल भी बोलते हैं। मूल का मतलब क्या होता है? मूल का मतलब क्या होता है? और इनको एक बात बोलते हैं, एकमात्रिक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एकमात्रिक भी बोलते हैं। ये स्वरों की बात है, इतनी याद रखिएगा। क्या बोलते हैं? मूल स्वर बोलते हैं, लघु स्वर बोलते हैं जिनके उच्चारण में कम समय लगता है, ह्रस्व स्वर भी बोलते हैं, और एकमात्रिक भी बोलते हैं। ये कौन से स्वर होते हैं? ह्रस्व स्वरों का ही सब ये नाम दिया गया है, कम समय लगना, लघु स्वर, मूल स्वर, और बगल में एकमात्रिक स्वर भी लिखा हुआ है। तो देखो दीर्घ का मतलब क्या होता है? बड़ा होता है। तो दीर्घ का मतलब बड़ा जब होता है तो जाहिर सी बात है इसमें ज्यादा समय लगेगा, द्विमात्रिक कह सकते हो। जिनमें 2 मात्राओं का समय लगता है उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं। अब जिनमें 3 मात्राओं का या 2 से ज्यादा, यहां पर लिख लो, ये 3 कोई फिक्स नहीं होता है, 2 से ज्यादा जब मात्राओं का समय लगता है या जिनको बोलने में अधिक समय लगता है उसको बोलते हैं क्या? प्लुप्त स्वर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लुप्त स्वर बोलते हैं। बात समझ गए होंगे आप लोग कि प्लुप्त स्वर किसे कहते हैं, है ना। तो देखिए अब बात करते हैं मूल स्वर, ह्रस्व स्वर, और एकमात्रिक स्वर, लघु स्वर, और जिनको बोलने में कम समय लगता है। तो भाई अगर आपसे मैं पूछूं
कि मूल स्वर कितने होते हैं, तो आप बता देंगे सर इनकी संख्या 4 होती है। इनकी संख्या कितनी होती है? मूल रूप से स्वरों की संख्या 4 होती है। ये बात दिमाग में बैठा लीजिए। पिछली बार यूपी टेट का पूछा हुआ क्वेश्चन है कि मूल स्वरों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। अभी आपको प्रश्न जो बनते हैं वो भी याद कराने वाला हूं, परेशान मत होइएगा कि कहां से एग्जामिनर प्रश्न उठा सकता है। हम बच के जाने ही नहीं देंगे बिल्कुल उस बात को, ठीक है। तो देखो, मूल का मतलब होता है, अच्छा जैसे आपसे पूछा जाए कि एक प्लांट है, एक पेड़ है, तो आपसे पूछा जाए कि मूल इसका क्या है, तो आप मूल जड़ को बताएंगे या ऊपर पत्तियों को, तने को बताएंगे? जड़ को ही बताएंगे ऑब्वियसली, क्योंकि जड़ ही उसका मूल होता है ना। तो मूल का मतलब होता है जड़, और जड़ जिनसे जिनसे बनी हुई है। मतलब जड़, जो लेटर हमारे स्टार्टिंग लेटर थे जिनको छोटा आ बोलते हैं, और छोटा के बाद बड़ा आता है, वो तो बना हुआ है, इसी से नहीं लेंगे। छोटी ई आती है, किसी से बनी नहीं हुई है, ठीक है। और उसके बाद में छोटू ऊ आता है, और री से ऋषि आता है। यही तो होते हैं। बोलो, 4 स्वर आ, ई, उ और री, इनको किस कैटेगरी में रखा गया है? इनको हम एकमात्रिक भी बोल सकते हैं, ह्रस्व स्वर भी बोल सकते हैं, और जिनकी उच्चारण में कम समय लगता है वो भी बोल सकते हैं, और लघु स्वर भी बोल सकते हैं, और मूल स्वर भी बोल सकते हैं। अब इसी की पहले बात कर लेंगे, बाकी बात बाद में करेंगे। तो चलो देखो, जैसे कि ये छोटा आ लिखा है, क्या लिखा है? छोटा आ लिखा है, और छोटी ई लिखा है, और छोटू ऊ लिखा है, और क्या लिखा है? ऋषे ऋषि लिखा है। कितना लिखा है? ऋषे ऋषि लिखा हुआ है। अब देखो, ये स्वर हो गए आ, ई, उ, री, ये मूल स्वर है। कितने स्वर हैं? मूल स्वर हैं। हमने बताया ऑब्वियसली स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। ये 4 इधर लिख दिए, तो स्वर बचे कितने? जाहिर सी बात है 7 इसमें आने वाले होंगे। ऑब्वियसली जो इनके बड़े होंगे उनको किसमें रख देंगे? पहले इधर रख लेते हैं, फिर आपको बताते हैं प्रश्न कहां से बनेगा। बड़ा आ इधर आएगा, और बड़ी ई इधर आएगा, और बड़ो ऊ इधर आएगा, और ए से एडी आएगा, और ऐसे ऐनक आएगा, और ओ से आएगा, और अंग आएगा, सॉरी औ आएगा। कितने आएंगे? देखो 4 और 3 7 हो गए। तो दीर्घ मूल स्वरों की संख्या अभी नहीं बताएंगे, अभी बता रहे हैं। दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है? 7 है। अब दीर्घ मूल स्वर अगर देखें, अच्छा इनमें से कुछ स्वर ऐसे भी हैं जो 2-2 स्वरों से मिलकर बने हुए, उनको हम बोलेंगे संयुक्त स्वर। क्या बोलते हैं? संयुक्त स्वर। अब आपसे ये भी प्रश्न पूछा हुआ है, मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूं कि संयुक्त स्वर कितने होते हैं, अभी बताऊंगा। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं इनसे प्रश्न कहां से बनते हैं। अभी संयुक्त स्वर को भी तोड़ूंगा, एक एक बात बताता चलूंगा। चलिए देखिए, ये जो मूल स्वर हैं, लघु स्वर हैं, ह्रस्व स्वर हैं, कम समय वाले हैं, एकमात्रिक हैं। आपसे प्रश्न पूछेगा, 4 ऑप्शन दिए हुए होंगे, बोलेगा निम्न में से कौन सा मूल स्वर नहीं है? मूल स्वर नहीं है। आपको पता है आ, ई, उ, री 4 होते हैं, 4 होते हैं ना। अब आ, ई, उ, री दिए हुए होंगे, मतलब 3 ये दिए हुए होंगे, अगला कोई इनमें से उठाया हुआ होगा, तो आपको सीधा पता चल जाएगा कि इनमें से जो इसमें से उठाया होगा वो मूल स्वर नहीं है। ऑप्शन को टिक कर देंगे। दूसरी चीज, आपसे बोलेगा निम्नलिखित में से कौन सा मूल स्वर है? आपको केवल मूल ही याद करना है, इसलिए बता रहा हूं, ये नहीं याद करना है, बिल्कुल यही याद रखने हैं। खाली इनकी संख्या याद रखना, 7 होते हैं, मूल स्वर 4 होते हैं, ये याद रखना बस। अब आपसे पूछेगा कि इनमें से कौन सा मूल स्वर नहीं है, सॉरी कौन सा मूल स्वर है, तो कुछ इनमें के दिए होंगे, और हमें बताएं आ, ई, उ और री से ऋषि क्या होते हैं? मूल स्वर होते हैं। अगर उनमें से आई और ई कोई ऑप्शन होगा तो उस पर टिक कर देंगे। अब बताओ इसके अलावा क्या आपसे पूछेगा? कुछ पूछ सकता है इनमें क्वेश्चन? इनमें से बताइए। अगर इसमें से दीर्घ में से बनाएगा तो बोलेगा निम्नलिखित में से कौन से दीर्घ स्वर हैं? तो हमको बताए आयुरी क्या होते हैं? आ, ई, उ, री क्या होते हैं? मूल स्वर होते हैं, मूल स्वर होते हैं, ह्रस्व स्वर होते हैं हमारे, है ना। अब इन ह्रस्व स्वरों में जैसे ऑप्शन इसमें 4 देगा, इनमें से कौन सा दीर्घ स्वर नहीं है? तो देखेंगे अगर उनमें आयुरी का नाम है तो बता देंगे कि ये दीर्घ स्वर नहीं है, यही करेंगे ना।
ये कौन से स्वर है? ह्रस्व स्वर है। अब आपसे एक क्वेश्चन और उठा सकता है, यहां से एक प्रश्न और बना सकता है। क्या बोलेगा? निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ स्वर है? कौन सा दीर्घ स्वर है? अब दीर्घ स्वर अगर आपसे पूछ लेगा तो क्या होगा? जाहिर सी बात है 3 ऑप्शन यहीं से उठाएगा और चौथा यहां से। तो आपको पता है कि 3 हमारे मूल हैं और चौथा क्या है? दीर्घ है। बच के जाने नहीं देना है किसी भी प्रकार से, किसी भी सूरत में। हमें बिल्कुल टोटली डिफाइन करना है एक एक चीज को, एक एक बात को समझना है। तो इतनी बात आशा करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे। अगर समझ गए हैं तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए, मैं जरा हटा जा रहा हूं। हो गया? चलो अब देखो, इसको थोड़ा सा तोड़ते हैं। ये है कौन से हमारे? दीर्घ स्वर। तो भैया हमने क्या बताया? बड़े हैं तो कभी न कभी तो छोटे रहे होंगे, तो जब छोटे रहे होंगे तो कहीं ना कहीं से तो बने होंगे। तो जो दीर्घ स्वर हैं किसी ना किसी से तो बने होंगे। देखो जो मूल दीर्घ होते हैं, नोट कर लेना आप लोग अपनी कॉपी में, जो मूल दीर्घ स्वर होते हैं, मूल दीर्घ स्वर होते हैं वो कितने होते हैं? 3 होते हैं। सर आपने ये तो बड़ी गड़बड़ कर दी, इसमें भी 2 पार्ट कर दिए। बेटा मूल दीर्घ स्वर 3 ही होते हैं और उसके बाद जो संयुक्त दीर्घ होते हैं, कौन से होते हैं? संयुक्त दीर्घ स्वर या संयुक्त स्वर भी बोल सकते हो उनको। तो उनकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। टोटल जोड़कर कितना आ जाता है? 7 आ जाता है। समझ गए? तो चलो मूल दीर्घ को देख लेते हैं कौन है। देखते हैं भाई मूल दीर्घ कौन होते हैं। देखो बड़ा आ और बड़ी ई और बड़ो ऊ, ये कौन से हमारे? मूल दीर्घ स्वर है। कौन है? मूल दीर्घ स्वर है। अब देखिए अगर ये मूल दीर्घ स्वरों की संख्या 3 अपनी कॉपी में नोट करिएगा, कौन कौन है? बड़ा आ है और बड़ी ई है और बड़ो ऊ, ये है। कॉपी में नोट करके रखिएगा। मूल दीर्घ स्वरों की संख्या 3 होती है, बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ो ऊ। उसके बाद आते हैं संयुक्त। आपसे अगर मैं एक सवाल पूछूं, बेटा संयुक्त स्वर क्या होते हैं, तो ऑब्वियसली आप क्या जवाब देंगे कि सर संयुक्त स्वर वो स्वर होते हैं जो किन्हीं 2 स्वरों के संयोग से बनते हैं, यही तो बोलेंगे। तो संयुक्त स्वर बेटा क्या होता है? आइए देखते हैं। देखिए हमने इनको अगर मूल लिया है, देखना भी छोटा बड़ा आ जो है, बड़ा आ, और इस बड़ा आ में अगर हम छोटी ई जोड़ देते हैं तो क्या बनता है? बोलो ए बनता है। क्या बनता है? ए बनता है। और अगर देखो इसको उठा लाओ इधर, इसको उठा लाओ इधर, ए को यहां रख दो और बड़ा आ को इधर ही रखो। बड़ा आ में अगर ए जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? ए बन जाएगा। बोलो बनेगा या नहीं बनेगा? बोलो बनेगा या नहीं बनेगा? आ और ई को मिलाकर ए बनेगा और बड़ा आ और ए को मिलाकर ए बनेगा। अब इसको यहां उठा, इसको नहीं, अब इस वाले को उठा लाओ। कहां गया? बड़ो ऊ, बड़ो ऊ को उठा लो। तो बड़ो ऊ को अगर उठाएं तो कौन सा? आ और ऊ मिलकर क्या बनता है? बोलो औ। क्या बनता है? सॉरी, छोटा आ और ऊ को मिलाकर क्या बनता है? ओ बनता है। माफी चाहता हूं, गलती थोड़ी सी ध्यान दीजिए, कमेंट एक तो बहुत आते चले हैं। आ और ऊ को मिलाकर क्या बना? ओ बना। और अगर आ और ओ को यहां हम उठा लें, आ और ओ को उठा लें तो क्या बनेगा? बोलो औ बनेगा। अब इसलिए आपको स्क्रीन दिख नहीं रही होगी तो सुनाई दे रही होगी आवाज। देखिए फिर से बता दे रहा हूं, बड़ा आ और छोटी, अरे यार बड़ा कैसे लिख दिया? छोटा आ और छोटी ई मिलाकर ए बनता है और छोटा आ और ए मिलाकर ए बनता है। ए बनता है मतलब आ और ऊ मिलाकर ओ बनता है और आ और ओ मिलाकर औ बनता है। ठीक है? अगर कहीं मिस प्रिंटिंग हो गई हो हमसे तो क्षमा चाहते हैं उसके लिए। देखिए फिर से बता दे रहा हूं, फिर से बता दे रहा हूं, छोटा आ और छोटी ई मिलकर ए बनता है और छोटा और ए मिलकर ए बनता है और छोटा आ और ऊ मिलकर ओ बनता है और छोटा और ओ मिलकर क्या बनता है? ओ बनता है। इतनी बात आपको समझ में आ गई हो। तो ये था हमारा कौन सा, एक बार फिर याद करा दे रहा हूं। देखो जैसे छोटा आ बोला, एक मात्रा का समय लगा, आपने आ बोल दिया। अगर बड़ा आ बोलना तो थोड़ा मुंह और ज्यादा फैलाना पड़ेगा। आ, ई, ऊ, ए, ऐसे बोलना पड़ेगा ना। देखो ज्यादा खींचना पड़ रहा है हमें अपने आप को, अंदर से ज्यादा
आवाज निकालनी पड़ रही है इनके लिए, मतलब ज्यादा समय लगा रहे हैं। तो ऐसे वर्ड जिनमें दो मात्राओं का या ह्रस्व से अधिक समय लगता है उनको क्या बोलते हैं? दीर्घ स्वर या बोलते हैं या द्विमात्रिक स्वर बोलते हैं। आप समझ गए होंगे। और बात करते हैं मूल स्वरों की, लघु स्वरों की, ह्रस्व स्वरों की और एकमात्रिक की। इनमें सिर्फ और सिर्फ एक मात्रा का समय लगता है, या आप यूं भी कह सकते हैं जिनमें कम समय लगता है, जिनको बोलने में कम समय लगता है, उनको क्या बोलते हैं? बोलो, क्या बोलते हैं? मूल स्वर बोलते हैं या ह्रस्व स्वर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनकी संख्या होती है भैया 4 होती है। नोट कर लेना अपनी कॉपी में, इनकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। नोट कर लेना, मूल स्वरों की संख्या 4 होती है और दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। अब दिमाग में ये चल रहा होगा, गुरुजी 2 कहां गायब हो गए? 2008 से तो पहले बढ़ाए जा रहे थे, अब कहां गायब हो गए? तो अभी बताता हूं। देखिए, आ ई उ ए ओ औ, ये क्या है? हमारे द्विमात्रिक या दीर्घ स्वर हैं। मूल दीर्घ स्वर 3 होते हैं। कौन कौन सा? बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ो उ। और उसके बाद संयुक्त दीर्घ स्वरों की संख्या 4 होती है और छोटा और छोटी ई मिलकर ए बनता है और छोटा और ए मिलकर ए बनता है, छोटा और उ मिलकर ओ बनता है और छोटा और ओ मिलकर ओ बनता है। इतनी बात क्लियर हो गई होगी आई थिंक। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखते हैं कि अब ये 2 जो गायब हो गए वो भैया कहां चले गए, ये भी बात जान लीजिए। तो अब एक तो नाम इनको दे चुके थे, कौन सा? ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। तो वो जो 2 आदमी गायब हो गए उनको देने के लिए कोई नाम बचा ही नहीं था। तो जब बेटा नाम बचा नहीं था तो हमारे भाषाविदों ने क्या किया? उसको नाम दे दिया, कौन सा? अयोग वाह का नाम दे दिया कि जाइए भैया अयोग वाह। इन दोनों को बोला कि हमारे योग्य नहीं आप, जाइए आप बाहर मौज करिए। क्यों? क्योंकि मूल ने बोला, मूल स्वर ने बोला कि अगर हमारे अंदर समाहित कर देंगे, इनको लिखते हैं पहले फिर समझते हैं। चलो लिख देते हैं, लिखते हैं पहले फिर समझाते हैं। एक एक बात समझा रहा। देखो, हमने लिखा छोटा आ और सॉरी अंग लिखा और यहां आ लिखा। देखना भी अंग को किससे बनाया आपने? आ और ना और ग, ऐसे ही तो बोलते हैं अंग। बोल के देखो एक बार जरा, पॉसिबली ऑलमोस्ट यही आपका प्रोनाउंसिएशन आ रहा होगा। लेकिन आहा को जब आप बोलेंगे किससे बना? आ और हा से बना, आ और हा से बना। देखिए आ, ना और गा, 3 वर्णों की जरूरत पड़ी। बोला, स्वर बोले कि भैया हमारे में रखोगे तो हमारे आ का तो अस्तित्व खत्म हो जाएगा, हम अपने में रखने देंगे। देखिए सीधी सी बात। तो स्वरों की कैटेगरी से क्या कर दिया गया? इसको हटा दिया गया। व्यंजन बोले कि भैया हमारे 2 कैंडिडेट ये आदमी यूज कर रहा है, हम इसको भी अपनी कैटेगरी में नहीं रखें। तो भाषाविदों ने क्या किया मेरे बच्चे? इसको नाम दे दिया अयोगवाह। अब आपसे प्रश्न पूछेगा अयोगवाह कितने होते हैं? तो बेटा संख्या होती है उनकी 2। कितने अयोगवाह होते हैं? 2 होते हैं। अंग होता है और आह। बात समझ गए होंगे। चलिए आगे की ओर चलते हैं। आगे की ओर चलते हैं। अगला हमारा लास्ट बचा है प्लुप्त स्वर। क्या बचा है? प्लुप्त स्वर। बड़ी अच्छी डिजाइन है भैया प्लुप्त। देखो हमने लिखा है, आपने देखा है क्या लिखा? प्लुप्त में 3 मात्राओं का या 2 से ज्यादा कह सकते हो, सीधे बोलेंगे 2 से ज्यादा मात्राओं का जिनमें समय लगता है उनको क्या बोलते हैं? प्लुप्त स्वर बोलते हैं। तो 3 वाली बात थोड़ी सी हमारे हिसाब से गलत। हम 2 से ज्यादा बोलेंगे प्लुप्त स्वर की कैटेगरी में आ जाएगा। कैसे इसको यूज करें? जैसे हम प्लुप्त स्वरों को कहां पर यूज करते हैं? जैसे कोई आदमी, देखो ट्रिक बता रहा हूं, जुगाड़ याद करते चलो, कमेंट पर ध्यान मत दो। रोना, किसी को रोना आ रहा हो, किसी को गाना हो और किसी का चिल्लाना हो और लड़ना हो। क्या हो? लड़ना। देखना भी नाटक हो। क्या हो? नाटक हो। और क्या हो? रोना, गाना, नाटक, चिल्लाना, लड़ना। इतने वर्ड याद रखना बस बहुत है। देखना भी कैसे? हमने गाया गाना ओम भूर्भुवः। देखो ओम, कितनी देर ओम को हमने खींचा? ज्यादा खींचा ना,
एक से ज्यादा मात्रा का समय ले लिया। देखना भी यहां पर लिखा है क्या, ओम, ऐसे लिखा है ना। तो मेरे बेटे इसको ऊ मत समझ लेना गलती से, ये ऊ नहीं है, ये हिंदी भाषा का 3 लिखा हुआ है। कितना है? 3। हिंदी में 3 ऐसे लिखते हैं ना, 5 ऐसे लिखते हैं ना, 8 ऐसे लिखते हैं ना, 2 ऐसे लिखते हैं ना, ऐसे ऐसे लिखते हैं ना। हमें हिंदी नहीं आती, हिंदी का मास्टर है, लेकिन हिंदी की गिनतियां नहीं आती। ठीक है, चलो बता दे रहा हूं, लिखते हैं फिलहाल ऐसे। ठीक है, बता दिया आपको, ध्यान दीजिएगा। ये हिंदी का कितना लिखा है? 3 लिखा है। देखिए मात्रा जोड़ते हैं, एक इसकी मात्रा आ की, और एक इसकी मात्रा ओ की, और एक इसकी किसकी मात्रा? माँ की। मात्राएं टोटल कितनी हुई? 3। क्या लिखा है बीच में? 3। याद रखना, इसमें 3 लिखा गया है, ये ऊ नहीं है। हमें याद सिर्फ ये रखना है कि रोने वाले शब्दों में, जैसे कोई रोना आ रहा है, देखो फिर रो के देखना, हम तो रो के एक्टिंग नहीं कर पाएंगे, गांव के दिखा दिया आपको। चिल्लाना, रामू, ऊ आ रहा है, देखो वर्ड में खिंचाव उत्पन्न हो रहा है। लड़ना, जैसे बोलते हैं हर बात में, अरे ये कैसे हो गया, तो अरे वर्ड आ रहा है, एक ही खिंचाव हो रहा है। देखिए ज्यादा लंबा समय ले रहा है। नाटक करने में, जैसे कि श्यामू की नानी अंदर आइए, सर आए हैं, तो आपको मतलब क्या पता चला? नानी है ना, ई खिंचाव ले रहा है। तो इन सारे शब्दों में, इन सारे यूजेस में क्या आता है? जैसे रोना हो, गाना हो, चिल्लाना हो, लड़ना हो, नाटक हो, इन सब में क्या यूज होगा? बोलो, प्लुप्त स्वरों का यूज। इनकी संख्या फिक्स नहीं होती, ये बात अगर कोई बता देता है तो बिल्कुल गलत है। चल आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, देख लेता हूं जरा शैतानों को क्या चल रहा है भाई। अच्छा ठीक है सर, बता रहा हूं, मैं भी बता रहा हूं। ठीक ठीक ठीक, चल आगे देखिए, आगे बढ़ाया जाएगा, अभी अगले लेक्चर में होगा। इसमें स्वर है केवल, आज बस केवल स्वर है इसमें, आगे कुछ नहीं है। चलिए आगे देखिए, अब हम इनको तोड़ते हैं भैया अपने स्वरों को। देखो लिखेंगे हम स्वरों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ वॉवेल्स। ये वर्गीकरण नाम का शब्द याद आ गया होगा शायद। वर्गीकरण के जनक कौन है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। वर्गीकरण के जनक कौन है? याद रखिएगा, यूपी टीईटी वालों, यूपी टीईटी सुपर टेट वालों, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपके ही एग्जाम में, साइंस से उठाया हुआ क्वेश्चन है, वर्गीकरण के जन्मदाता कौन है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं इंतजार करूंगा आपका। चलिए देखिए आगे, स्वरों को जब हम वर्गीकृत करते हैं, मतलब डिवाइड करते हैं, तो कितने? 5 भागों में हमने डिवाइड किया है। अब आइए उन 5 भागों के नाम नोट कर लेते हैं। क्या करते हैं? उन 5 भागों के नाम को नोट कर लेते हैं। सबसे पहला होता है बेटा मात्रा या उच्चारण के आधार पर। क्या होता है? मात्रा या तो लिख दिया, उच्चारण के आधार पर। मात्रा या उच्चारण के आधार, अभी पढ़ेंगे इनके बारे में, मात्रा या उच्चारण के आधार पर। अगला है सेकंड नंबर है जिह्वा के आधार पर। किसके आधार पर? जिह्वा के आधार पर। अगला नंबर 3 है मुख विवर के आधार पर। मुख विवर के आधार पर। अगला कौन सा नंबर है? मुख विवर के आधार पर। अच्छा ठीक है। नंबर 4 है मुख व नाक नाक। अब यहां पर कैसे लिखेंगे? मुख व नाक के बोलने के आधार पर लिखो, नाक के बोलने के आधार पर। राइटिंग थोड़ी सी माशाल्लाह है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, दिख रहा होगा, समझ आ रहा होगा, ये बहुत है बस। अगला कौन सा? सबसे इंपॉर्टेंट था अगला कौन सा? ओष्ठ आकृति के आधार पर। देखना भी, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आपसे यही पूछा जाता है। ओष्ठ आकृति सबसे अच्छा है ये, देखना भी।
ये 5 के 5 आप प्रकार नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं हट रहा हूं 1 सेकंड के लिए। चलिए, आई थिंक आपका हो गया होगा। देखिए, चलो, मात्रा के आधार पर आप लोगों को अभी थोड़ा थोड़ा सा हिंट में बता चुका हूं। जैसे क्या होता है, एक मात्रा, द्वि मात्रा, 2 से ज्यादा मात्राओं का समय, है ना। जीवा के आधार पर देखो, जीवा कहां कहां टच होती है। देखो, जीवा के आधार पर जीवा 3 जगह जाती होगी, या तो दांत में आके लड़ती होगी, और या तो पीछे रहती होगी, या तो बीच में स्टॉप रहती होगी, यही तो काम करती होगी। अगला है मुख विवर के आधार पर। देखना, मुख विवर आ, ए, मतलब मुंह किस किस तरीके से खुल रहा है, अभी पढ़ेंगे इनके बारे में। अगला है मुख व नाक के आधार पर। उनको बोलने में कभी नाक की जरूरत पड़ती है, कभी कोई बात, जैसे कि मान लो हमने अंग बोलना है ना, गलती अंग बोलना है, एग्जांपल लिया हमने, अंग को किससे बोल रहे हैं, नाक से बोल रहे हैं, है ना। ई बोलना है, नाक से नहीं, नाक से बोलना है। ई वाइब्रेट कर रहा है ज्यादा, छोटी बड़ी, अभी ये भी किस में आएगा, मुख विवर के आधार पर में आएगा, बताएंगे अभी। ओष्ठ आकृति के आधार पर, ओष्ठ आकृति मतलब ओठों की आकृति के आधार पर। देखना, ऊ, ऊ, आ, ओ, है ना। तो जिन जिन स्वरों को जिस जिस तरीके से बोलते हैं, उन तरीकों में 5 तरीके हैं। मात्रा उच्चारण के आधार पर, दूसरा है जीवा के आधार पर, तीसरा है मुख विवर के आधार पर, अगला है मुख व नाक के बोलने के आधार पर, अगला है ओष्ठ के आधार पर। बस, ठीक है, याद रखिएगा इन 5 को। आज की क्लास में इतना ही। अगली क्लास के लिए, अगले पार्ट के लिए आप लोग इंतजार करिए। मैं आपके साथ बिल्कुल खड़ा हूं, पूरी तरीके से, सच्ची दृढ़ निष्ठा से। जो आता है और जो भी जहां से भी स्टडी करके मैं आपको पढ़ा सकता हूं, एक एक बात को तोड़ तक कर पढ़ाऊंगा। यह एनसीईआरटी मास्टर का वादा है। जय हिंद, जय भारत।